आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है भूगोल कक्षा 12 देश वर्ग मॉडल पेपर 7। मॉडल पेपर 7 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय भूगोल। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 56 अंक। खंड ए। प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 उत्तर उपनिवेश युग में निम्न में से जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया वह है प्रादेशिक विश्लेषण। उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण का उपयोग किया गया था। सही उत्तर होगा स प्रादेशिक विश्लेषण। प्रश्न 2 जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग किसकी संख्या के प्रतिशत को दर्शाता है? बायां भाग दिखाता है पुरुषों की संख्या को। सही उत्तर होगा ब पुरुषों के प्रतिशत को दिखाता है बायां भाग। प्रश्न 3 आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है? ए रेंडियर, ब ऊंट, स याक, द लामा। सही उत्तर है ए रेंडियर। प्रश्न 4 सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ए 1769, 1869, से 1870, द 1982। सही उत्तर है 1869 में। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। प्रश्न 5 ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो लोग हिमखंडों के मकान बनाते हैं, उन्हें कहते हैं इग्लू। सही उत्तर है ए इग्लू। भारत में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़। सही उत्तर होगा ए छत्तीसगढ़। प्रश्न 7 निम्न में से किस राज्य में लेंगुन झीलें नहीं पाई जाती है? ए में केरल, ब राजस्थान, स उड़ीसा, द पश्चिम बंगाल। तो सभी तटीय राज्यों में लगभग लेंगुन झीलें पाई जाती है। राजस्थान में लेंगुन झीलें नहीं है। सही उत्तर होगा इसमें ब राजस्थान, क्योंकि राजस्थान तटीय राज्य नहीं है। प्रश्न 8 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब की गई? 1973 में। स 1973। सही उत्तर होगा स 1973। प्रश्न 12 अर्धगुच्छित बस्ती की कोई 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर 12 अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े शहर गांव के पृथक्करण अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। 2 ऐसी बस्तियों में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। 3 आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्से में बसते हैं। प्रश्न 13 भारत में दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश खनिज पट्टी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर 13 दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश यह खनिज पट्टी कर्नाटक, गोवा, केरल तथा सैप्रसी तमिलनाडु उच्च भूमि तक विस्तृत है। यह पट्टी मुख्यतः लोह धातु एवं बॉक्साइट में समृद्ध है। इसके अतिरिक्त इसमें उच्च गुणवत्ता का लोहेस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर भी मिलता है। तमिलनाडु के नेवली लिग्नाइट क्षेत्र को छोड़कर इस पट्टी में कोयला निक्षेपों का अभाव है। इसके अतिरिक्त केरल में मोनाजाइट, थोरियम एवं बॉक्साइट क्ले के तथा गोवा में लोहेस्क के निक्षेप मिलते हैं। प्रश्न 14 WECD से आप क्या समझते हैं अथवा ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्या है? दोनों एक ही है। उत्तर WECD का पूरा नाम विश्व पर्यावरण और विकास आयोग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर की गई थी। इस आयोग की प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गेरो हरलेम ब्रटलैंड थी। इस आयोग ने 1887 में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नाम से प्रस्तुत की थी, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह सतत पोषणीयता से संबंधित थी। प्रश्न 15 भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पत्थरों की अवस्थिति में पाई जाने वाली भिन्नता के क्या कारण हैं? उत्तर 15
भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट अधिक पतन है, क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तटों की तुलना में उथले हैं, जहां नदियों के डेल्टाई भागों में बालू का निक्षेप मिलता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी तटीय भागों पर स्थित पतनों का पृष्ठ प्रदेश अपेक्षाकृत अधिक विकसित एवं संपन्न मिलता है। इस कारण भारत के पश्चिमी तट पर अपेक्षाकृत अधिक पतन मिलते हैं। प्रश्न 16, चतुर्थ क्रियाकलापों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर 16, विशेषताएं चतुर्थ क्रियाकलाप की। चतुर्थ क्रियाकलापों की प्रकृति एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, चतुर्थ क्रियाकलापों से तात्पर्य उच्च बौद्धिक व्यवसायों से हैं। 2, चतुर्थ क्रियाकलापों का दायित्व है चिंतन, शोध और विकास के लिए नवीन विचार देना है। तीसरा, आंशिक दृष्टि से अधिक विकसित देशों में अभी लोग अल्प संख्या में चतुर्थ क्रियाकलापों में लगे हैं, लेकिन इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चौथा, चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न लोगों के वेतनमान ऊंचे होते हैं। पांचवा, सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन प्रमुख चतुर्थ क्रियाकलाप है। छठा, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। सातवां, आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक और द्वितीय रोजगारों को प्रतिस्थापित कर दिया है। आठवां, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। नौवां, कुछ तृतीय क्रियाओं के समान चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रश्न 17, भारत में चीनी उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर 17, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग भारत का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन होता है। 2010-11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 662 हो गई। अवस्थिति, गन्ना मुख्यतः एक भार हास वाली फसल है। गन्ने को खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसे सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए, तब इससे अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। इस कारण देश में अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही अवस्थित है। उत्पादक राज्य, भारत में चीनी उत्पादक प्रमुख राज्य निम्न प्रकार है: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें महाराष्ट्र देश में कुल चीनी के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रश्न 18, भारत में रेल मार्गों के प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर 18, भारत में रेल मार्गों के विकास को निम्न कारकों ने प्रभावित किया है। पहला है भौतिक कारक। विशेषतः भूभाग की प्रकृति रेल मार्गों के निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित करती है। इस कारण देश में समतल मैदानी भागों में रेल मार्गों का अधिक विकास हुआ है, जैसे उत्तरी भारत में, परंतु अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रेल मार्ग का विकास दुर्गम प्रदेश होने के कारण कम हुआ है। दूसरा, आर्थिक कारक। बड़े बड़े औद्योगिक व व्यापारिक नगर तथा पत्तनों के समीप रेल मार्गों का विकास अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र जैसे राजस्थान की तुलना में अधिक हुआ है। 3, राजनीतिक कारक। ब्रिटिश प्रशासन ने देश के संसाधनों के शोषण की नीति के कारण प्रमुख पत्तनों को देश के आंतरिक भागों से रेल मार्गों द्वारा जोड़ दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ मुंबई और मंगलोर के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है। खंड द, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, लोहा इस्पात के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर 19, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग होना। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसी कारण इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों तथा मशीनरी और औजार जो कि आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। निर्माण प्रक्रिया। लोहा निकालने के लोहे को जोका भट्टियों में कार्बन कोक तथा चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो इसे कच्चा लोहा कहा जाता है। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है।
लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम, कच्चे माल की उपलब्धता। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लोह, कोयला, मैंगनीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या यह स्थान ऐसे स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, यथा पतन के समीप। दूसरा, बाजार का समीप होना। छोटे इस्पात के कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन क्रम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है, यानी इसमें स्क्रैप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, विशाल संगठित संयंत्रों का उपयोग करना। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों के द्वारा किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात का निर्माण किया होता है अधिक संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रश्न 19 का अथवा। सूती कपड़ा उद्योग के अवस्थिति या विकास के कारक व वितरण का वर्णन करें। उत्तर, सूती कपड़ा उद्योग के विकास के प्रमुख कारक निम्नलिखित रहे हैं। पहला, श्रमिकों की आवश्यकता। सूती कपड़ा उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा और कारखाने में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं ये अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। 2, यंत्रों का प्रयोग करना। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है, उत्पादन भी अधिक होता है। पूंजी की आवश्यक होना। तीसरा, पूंजी की आवश्यकता होना। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु उसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। 4, कपास आवश्यक कच्चा माल होना। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उत्तम किस्म की कपास आवश्यक कच्चा माल है। विश्व में उत्पादित कुल कपास के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। 5, आयातित कपास से वस्त्र निर्माण करना। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जापान आयातित धागे से सूती कपड़ों का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप महाद्वीप विश्व के लगभग आधे कपास का आयात करता है। कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिसके कारण अनेक देशों में इसके नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी सुधारों से उद्योग की संरचना में परिवर्तन होता आया है। यथा द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, किंतु अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। वर्तमान में यह उद्योग उन विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है जहाँ श्रम लागत कम है। विकासशील देशों में स्थानांतरित हो रहा है जहाँ श्रम लागत कम है। वितरण। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन ये प्रमुखतः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन आदि देश हैं। भारत में गुजरात एवं महाराष्ट्र वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। प्रश्न 20, भारत में उत्पादित मोटे अनाजों का वर्णन कीजिए। उत्तर 20, भारत में मोटे अनाजों के रूप में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। 1, भारत में ज्वार की कृषि तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर ज्वार बोया जाता है। यह दक्षिणी तथा मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश है। दक्षिण राज्यों में खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। 2, भारत में बाजरा की कृषि तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहने में समर्थ है। यह एकल एवं मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात और हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि
हुई है। अब यह दक्षिण के राज्यों में भी रबी की फसल में बोए जाने लगा है। 3 भारत में मक्का की कृषि तथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी और अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। इसकी कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है बिखरे हुए रूप में। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तर प्रदेश हैं। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। प्रश्न 20 का अथवा भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें कपास तथा जूट का वर्णन कीजिए। उत्तर, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहलाती है। कपास और फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। भारत में कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान जहां नरमा बोया जाता है। अमेरिकन कपास को नरमा कहते हैं। दूसरा है पश्चिमी में गुजरात तथा महाराष्ट्र। पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र क्षेत्र। तीसरा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भाग। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। देश के उत्तर पश्चिम में सिंचाई सुविधा वाले भागों में इसकी प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा निर्भर क्षेत्रों में कम है। जूट पश्चिम बंगाल तथा इसे स्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया था। वर्तमान में भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादित करता है। देश के कुल जूट उत्पादन का 3/4 भाग पश्चिम बंगाल उत्पादित करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। ये देश के कुल शस्य क्षेत्र के 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। खंड ए प्रश्न 21 दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों या केंद्रों को दर्शाइए। पेरू, शिकागो, जोहान्सबर्ग और बीजिंग इसे विश्व मैप में दर्शाना है। उत्तर 21 पेरू, शिकागो, जोहान्सबर्ग और बीजिंग। पेरू दक्षिणी अमेरिका, ये जो दिख रहा है आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसमें यहाँ स्थित ये है पेरू। यहाँ पर यह है पेरू, इसकी राजधानी लिमा है, तो ये हम भर देते हैं यहाँ पर पेरू। दूसरा है शिकागो यूएसए के झील प्रदेश के नीचे स्थित है। यहाँ स्थित है इस भाग में। यहाँ पर ये शिकागो भर देते हैं। फिर जोहान्सबर्ग है दक्षिणी अफ्रीका में, यह है दक्षिणी अफ्रीका के, और यहाँ स्थित है ये जोहान्सबर्ग, तो यहाँ भर देते हैं हम ये जोहान्सबर्ग। अगला है बीजिंग है चीन की राजधानी, और ये चीन है, और चीन में इस भाग में यहाँ स्थित है ये बीजिंग, यहाँ भर देते हैं बीजिंग। इस तरह ये मैप पूरा हुआ। अगला प्रश्न 22 दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक केंद्रों को दर्शाइए। ए खेतरी, ब उदयपुर, स बालाघाट और द हजारीबाग। इन्हें हमें विश्व भारत के मैप में दिखाना है, तो मैप को थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाना है हमें खेतड़ी राजस्थान के में यहाँ स्थित है। खेतड़ी राजस्थान में, तो यहाँ दिखा देते हैं हम
खेतड़ी राजस्थान में दिखा दिया। उसके बाद उदयपुर राजस्थान के दक्षिण में यहाँ स्थित है उदयपुर, यहाँ दिखा देते हैं हम उदयपुर। फिर है बालाघाट, भारत के मध्य भाग में मध्य प्रदेश में यहाँ स्थित है बालाघाट, तो यहाँ हम बालाघाट दिखा देते हैं। हजारीबाग झारखंड, और ये झारखंड में यहाँ स्थित है हजारीबाग, तो यहाँ हम इसे दिखा देते हैं। इस तरह हमारा भारत का मैप पूरा हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।